प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी सैलाबी सूरत हाल और ख़ास तौर पे सिंध की, चूँकि सिंध सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ और बहुत सारे एरियाज़ सिंध के हैं जहाँ पे अभी तक पानी खड़ा है, पानी की निकासी नहीं हो सकी। हुकूमत बेबस है, इमदादी कार्रवाइयों के मुंतज़िर हैं लोग और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत अपील कर रही है कि वो मुतासिर की मदद करें ताकि लोगों को फौरी तौर पर मुंतकिल किया जा सके, उनकी जानें बचाई सकें। और अगला चूँकि बड़ा मुश्किल मरहला है, सर्दियाँ हैं और लोगों को महफूज मकामात तक उनके घर भी बनाने हैं, टेंट सिटीज़ के अलावा डेवलपमेंट भी होनी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर सुराब सरकी साहब ने, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जफरीन भाई। डॉक्टर साहब, एक तो बहुत अफसोसनाक ज़ाहिर है ये पूरा तो आफत है अल्लाह ताला की तरफ से और बहुत तबाही मची। क्या सूरत हाल है आपकी, चूँकि आप का ये हल्का हमेशा ज़ाहिर है आप जीते रहे, आपके वालिद साहब और ये पूरी ज़ाहिर आप एक ख़ानदानी आप सियासत करते आ रहे हैं। जैकबाबाद की क्या सूरत हाल है सर? पूरा सिंध तो वैसे डूबा ही हुआ है, आप अपने एरिया की बताएं। मेरे एरिया की ये है कि पहले जो सूरत हाल थी काफी गंभीर थी। आपको पता है कि वो पूरा बलूचिस्तान से कोह सलेमान का पानी और ये जो डेरा गाजी खान की तरफ से, राजनपुर से जी पानी और है, ये कश्मीर से होता हुआ ये पानी हमारी तरफ से क्रॉस किया। हमारी सबसे पहली तरजीह ये थी कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए ताकि कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हो, पानी की वजह से कोई डूब के मर जाए। और फिर उसके बाद हम, क्योंकि मुसलसल बारिश चल रही थी जफरीन भाई, तो लोग बेचारे तकरीबन मैं समझता हूँ कि कोई महीने के करीब मुसलसल बारिश चली है। तो वहां पर ऐसी सूरत हाल हो गई थी कि लोग बेघर तो हो गए थे और फिर ये था कि उनको कोई ऐसे वसाइल भी नहीं थे कि वो खाना पका सके। तो फिर हमने कोशिश की कि कुक्ड फूड हम उनको मुहैया करें। ठीक है। तो मेरे तालके के अंदर हमने पहले तो मतलब जब गवर्नमेंट ने जब नहीं लिया ये इनिशिएटिव, तो मुझे पता चला कि कोई ऐसे हैं कैंप जहाँ पर लोग जो है वो 2 दिन से भूखे हैं और उनको कोई खाना वाना नहीं पहुंचाया। तो रात को 12-1 बजे हमने लोगों को उठाया, जो ये खाना पका के देते हैं। तो वो कह रहे थे कि सही सारी लकड़ियां भीगी हुई हैं। मैंने कहा कि कोई भी रास्ता निकालो, कुछ भी करो यार, हमें 2-4 देखें तैयार करके दो ताकि हमें नींद नहीं आएगी, हम उन लोगों तक पहुंचे। तो डॉक्टर साहब जिस तरह आप बता रहे हैं और जिस तरह रिपोर्ट भी हो रही है, चीजें बहुत खराब सूरत हाल है। जफरीन भाई मैं बताऊं ना, हम तकरीबन 300 देगें पका के 300 देगें जो पूरे एरिया में हम लोगों को पहुंचा रहे थे। अभी क्योंकि अभी हमारे इलाके में कुछ ऐसी सूरत हाल है कि कुछ जो है पानी जो है वो गांव के ऊपर जो डूब गए थे, तो कुछ वहां पर लोगों को अब ये मौका मिला है। और लोगों के माल मवेशी हैं वहां पर, उनका पूरा जिंदगी भर की जो भी कमाई है वहां पर उनका सामान पड़ा हुआ है। चाहे वो घर उनके गिर गए लेकिन वहां पर उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। तो काफी लोग जो है वो वापस घरों की तरफ जा रहे हैं। और लोगों का सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ राशन मिल जाए कि 10-15 दिन हम सर्वाइव कर जाएं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ज़ाहिर है सूबे में हुकूमत, आपकी हुकूमत किस सतह पे काम कर रही है, NGOs भी बड़ी तादाद में काम कर रही हैं, चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं ताकि जो बेचारे बेबस लोग हैं इस वक्त, तो ज़ाहिर है हर बंदे का घर पानी में डुबा हुआ है, ज़मीनें फसलें तबाह हो गई हैं, कैसे लोगों तक इमदाद पहुंचाई जा सके? आप हमारे प्लेटफॉर्म से अपील कर सकते हैं। बात यह है कि पहली बात यह है कि एक तो ये अच्छा काम हुआ है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हो गया है। उसमें 28,000 रुपए जो है वो लोगों को चले गए, तो वो भी लोगों ने काफी जो है वो निकलवाए। और मेरे जो है जिले के अंदर तकरीबन ये 58,000 के करीब लोग हैं जिनको मिलता है। और मेरे जो है अपना हल्के में तकरीबन 25,000 के करीब लोग जो हैं उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो ये पैसे हैं वो मिलते हैं। उससे बड़ा फायदा हुआ है। हमने इमीडिएटली वो जो सेंटर 1-2 होते हैं, हमने सेंटर ज्यादा खुलवा दिए। हमने इतने ज्यादा खुलवा दिए कि तकरीबन 10-12 खुलवा दिए ताकि लोगों को जल्दी रिलीफ मिल सके, जल्दी निकले। ये हमने काम किया। आपको बताया कि हमने कोई 1.5 महीने तक, 1.25 महीने तक कुक्ड फूड 300-350 देंगे डेली बेसिस पे, दोपहर में और रात में, वो भी हम लोगों को देते रहे। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत
राशन आया, कुछ टेंट आए, वो भी लोगों को दिए, लेकिन वो ना होने के बराबर है। ठीक। और मैं अच्छा खुद यहाँ डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, आखिर पे क्या अपील करेंगे आपके एरियाज में किस चीज की ज्यादा जरूरत है, ताकि वो लोग जो आपको देख रहे हैं डोनर्स, ताकि वो वहां तक पहुंच सकें और उस तरह की चीजें आपको सपोर्ट कर सकें? तीन चीजें। एक सबसे पहली जरूरत है टेंट, ठीक। उसके बाद राशन, उसके बाद फिर मेडिसिन। ये तीन मेडिसिन, चीजों की सख्त जरूरत है। बिल्कुल। जैसा डॉक्टर सौराब सर की साहब बता रहे हैं, टेंट की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है और राशन की ज़रूरत है। और आगे चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं तो गर्म कपड़े और इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं, चूँकि लोगों को बचाना है। और बड़ी मुश्किल, अभी तो पानी निकलेगा, फिर उनके वो वापस घरों में जाएंगे, तो इन चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौराब सर की साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और बड़ा ये एक अफसोसनाक और एक बड़ी आफत है इस वक्त पूरे मुल्क में, और ख़ासतौर पे मुतासिर हुए हैं सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब। केपी में भी सैलाब रहा, लेकिन वहाँ पे चूँकि ज़्यादा जानी नुकसान नहीं बल्कि माली नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जानी और माली नुकसान हुआ, लोगों के घर तबाह हो गए हैं और इमलाक को बुरी तरह नुकसान पहुँचा, फसलें तबाह हो गई हैं। और इन फसलों के साथ इन किसानों का, गरीब गुरबा का रोज़गार जुड़ा हुआ था, बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आलमी कम्युनिटी जो है वो इसको कोशिश कर रही है मैनेज करने की भी। आज बात करेंगे खासतौर पे मुल्क भर में यौम दिफा भरपूर कौमी जोश और जज्बे से मनाया गया। और चूँकि ये वो दिन है जब अपने दुश्मन को शिकस्त दी, और हमारी वो फ़ौज, बहादुर फ़ौज जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क का दिफा किया और दिफा करते हुए आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला दिफा करते रहेंगे। चूँकि हमारी फ़ौज की जब हम बात करते हैं, 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, 1900 या कारगिल की जंग हो, हमेशा हमारे बहादुर फ़ौजी जो हैं वो जान की कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन इस वतन पर एक आंच भी नहीं आने देते। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कैप्टन रिटायर अदीब सफ़ी साहब ने, सीनियर दफाई तजियाकार हैं, ख़ुद जंगों में हिस्सा लिया और इस मुल्क की हिफाजत की। आज हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वैसा किस तरह देखते हैं, चूँकि एक बड़ा एक जज्बा है कौम के अंदर, और हमेशा आम आवाम अपने जब यौम दिफा मनाते हैं तो उनके अंदर भी हम देखते हैं कि वो वही 65 वाला जज्बा नज़र आता है। अफवाज के अंदर तो ये ज़ाहिर है ये जज्बा है ही, इसीलिए वो जब वो यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो उसके बाद उनको ना तो मौत से डर लगता है और ज़ाहिर वो शहादत को गले लगाते हैं और अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे नाजरीन के साथ। बहुत शुक्रिया जफीर साहब। आज का दिन मेरे लिए तो मेरी अपने ज़ात के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि 6 सितंबर 1965 के दिन था जब मैं ISSB को हाट में मौजूद था और अपनी सिलेक्शन के लिए नेवी की में जाने के लिए फाइनल इंटरव्यू दिया। और 11 बजे जब सदर अयूब साहब की तकरीर आ रही थी, उस वक्त वो परवाना मुझे मिल रहा था, जी आपको सेलेक्ट कर लिया गया और आप नेवी में ज्वाइन करेंगे। तो उसके बाद वहाँ से वापस आए हैं और फिर नेवल एकेडमी ज्वाइन की। मेरे लिए 6 सितंबर बहुत ही अपने इस अहमियत का हामिल है। अब जो 65 की वॉर के हवाले से लोग बहुत हैं, स्टोरीज हैं, बड़ी लोगों ने जाफशानी और बहादुरी से मुल्क का दिफा किया। ख़ास तौर पर फौज, बर्री फौज ने जो इंडियन ने जो रात की तारीकी में हमला किया था, रील भट्टी शहीद, निशान हैदर और बहुत सारे हमारे सिपाही जिन्होंने BRB के नाल पे अपनी जानें दी और लाहौर की और मुल्क की हिफाजत की, इनकी जो दास्तानें जो है ये आने वाली नस्लों के लिए एक मिशल राह है। अब रह गया आपके सवाल का, जब वर्दी पहन लेते हैं जफीर साहब तो वो एक ऐसा नशा है जो सर चढ़ के बोलता है, और उस नशे का मजा जो है वो सिर्फ वही जानता है जो इसमें डूबता है। तो वही कहने ये जो इसमें एक दफा डूब जाता है फिर इसमें ये वो निकलता नहीं है, जिंदगी भर वो उसी में रहता है, चाहे वो रिटायर हो जाए चाहे वो कुछ भी हो, जिंदगी उसकी उसी नशे में गुजरती है। तो मैं समझता हूँ आजकल भी जो हालात हैं, जिस तरीके से हमारे फौजी मुख्तलिफ महाज पर अपनी जानें कुर्बानी कर रहे हैं मुल्क का, ये वही नशा है जो हमने भी मजा चखा था और अभी भी वही लोग
उसी नशे में मुल्क की दफा के लिए बिल्कुल। देखिए, अब आज भी चैलेंजेस हैं कैप्टन साहब, आज भी हमारी फौज को चैलेंजेस हैं, कौम को चैलेंजेस हैं, और हमारे जवान जो हैं, कल भी शहादतें दी उन्होंने, और ये सिलसिला रुकता नहीं है। क्या पैगाम देंगे? चूँकि कुछ फिफ्थ जनरेशन वार के हवाले से जब हम बात करते हैं, प्रोपेगेंडा की बात करते हैं, थोड़ा सा इस तरफ जज्बों को और जो खलफशार है, खदशात हैं, इनको आजकल फिफ्थ जनरेशन के ज़रिए कंट्रोल करने की, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती है। तो क्या पैगाम देंगे हमारी नौजवान नस्ल को भी, चूँकि पूरी नौजवान नस्ल भी आपके साथ खड़ी है, अफवाज के साथ खड़ी है, पूरा मुल्क खड़ा है, लेकिन इस दिन के निस्बत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, 75 साल की उम्र है मेरी, और माशाल्लाह, और जो 65 की 71 की जंग, इनमें जो चीज़ें हैं वो अभी भी जहन में ताज़ा है। और मैं समझता हूँ आज के दौर की सबसे चैलेंजेस जो है वो, जैसे आपने बड़ा सही कहा, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है। दुश्मन के प्रोपेगेंडा के से बचना है, और अपनी फौज और अपने जो लोग इस पे ड्यूटी दे रहे हैं उनके साथ आपने देना है। जितने भी नए नौजवान मौजूद हैं यहाँ पर, उनके लिए ये मेरा पैगाम है कि बराए मेहरबानी दुश्मन के प्रोपेगेंडा से बचें, क्योंकि फौज आपकी वो फौज है जो, जिसे कहते हैं, हर वक्त हर आन तैयार है, और आज भी मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपट रही है। जब कोई नागानी आफत आती है, उसमें भी आपके साथ वो शाना बशाना काम करती है। तो इसलिए मेरा मशवरा या एक्सपीरियंस के रोशनी में यही है कि आप लोग अपने आप को इस ड्यूटी के लिए तैयार रखें जहनी तौर पे, और जब मौका लगे तो इनके साथ जरूर मिलकर काम करें। ठीक। अच्छा कैप्टन साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने जो खुद भी जिक्र किया कि जंगें तो हर हमारी अफवाज लड़ती ही हैं, और उनकी जिम्मेदारी होती है, सरहदों की हिफाजत कर रहे होते हैं। यही वजह है कि हम सब जो है वो सुकून और चैन की नींद सोते हैं। लेकिन अभी आपने सैलाब की भी बात की, कोई कुदरती आफत होती है, ज़लज़ला हो मुल्क में, सैलाब हो, कोई किसी भी तरह का डिज़ास्टर हो, हमारी पाक फ़ौज सबसे पहले पहुँचती है आवाम की मदद को। और आपको याद होगा जनरल सरफराज चूँकि कुछ 1.5 महीना पहले बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल थी, उसका जायज़ा ले रहे थे, और उनकी पूरी टीम 6 अफसरान ने शहादत दी। ये जज्बा सिर्फ दुश्मन के साथ लड़ते हुए नहीं, लेकिन लोगों की जानें बचाते हुए भी वो अपनी जानें जो है वो वतन पे निछावर करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, और ख़ास तौर पे इस पे क्या ऐड करना चाहेंगे कि सिर्फ दुश्मन के साथ लड़ते नहीं है, वो कुदरती आफत से भी लोगों को मदद करने में अपनी जानें पेश करते हैं। इसमें बड़ी आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि 3 स्टार जनरल साहब हैं, लेकिन जब नाकानी आफत आ रही है तो अपने बाकी अफसरों के साथ, सिपाहियों के साथ मिलके, वो 3 स्टार हो या 2 स्टार हो, उन्होंने इस चीज़ से परवाह किए बगैर खुद अपनी मौजूदगी से अपने उन चीज़ों का जायजा लेना, और उन अहकामात को जारी करना जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ मिल सके। तो ये बहुत ही बड़ा जज्बा है। बहुत कम देखने में आता है कि जहाँ पर इतने बड़े सीनियर अफसरान जो है वो खुद फ्रंट तक मौजूद हों, और अपने सिपाहियों और अपने यंग ऑफिसर्स के साथ मिलकर इन सैलाबी काविशों में मदद करें या उनको डायरेक्शनल सुपरवाइज करें। तो ये जज्बा जो है, यही पाकिस्तान फौज की अजमत की निशानी है कि जहाँ पर अफसरान बाला से बाला और छोटे से छोटा जो है वो बिल्कुल हम मतनगोश होके इन लोगों के साथ मिलके आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया करना चाहिए नफी साहब। ये वो जज्बा है जो जवानों के अंदर है, न सिर्फ जवानों बल्कि अफसरान के अंदर मौजूद होता है। और आप जनरल सरफराज साहब की जो शहादत आपके सामने है, और वो लोग फ्रंट से लीड करते हैं। फ़ौज हमारी हमेशा, हमारे अफसरान, नेवी हो, एयरफोर्स हो या हमारी आर्मी हो, तीनों मसल्ला अफवाज जो है और उनके जो अफसरान हैं वो आपको फ्रंट फुट पे नज़र आएंगे, वो फ्रंट लाइन पे नज़र आएंगे, वो आपको लीड करते हुए नज़र आएंगे, अपनी जान का नजराना पेश करते हुए नज़र आएंगे। और हमारी दुआ है कि वतन अज़ीज़ को अल्लाह ताला हर किस्म की जो मुश्किल है और मुसीबत है, आफत है, उससे महफूज रखे, और हमारी फ़ौज इसी तरह हमारे माथे का झूमर रहें, और वतन की और सरहदों की हिफाजत इसी तरह करते रहें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।